औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब। आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि ऑस्टियोप्रोसिस क्या चीज़ है। ऑस्टियोप्रोसिस जो है वो हड्डियों का बुरबरा हो जाना, हड्डियों का कमज़ोर पड़ जाना, हड्डियों का जो है वो गल सड़ जाना, ये चीज़ें जो है वो ऑस्टियोप्रोसिस में आती हैं। असल में हड्डियों के जो नमकियात हैं उनके अंदर कमी आ जाती है, उनका जो कैल्शियम है वो कमज़ोर पड़ जाता है और जिसकी वजह से ये मसला होता है कि हड्डियाँ बुरबरी हो जाती हैं और अचानक वो जो है वो टूटना शुरू हो जाती हैं या वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बूढ़ी औरतें होती हैं वो अक्सर ज़रा सा उठकर कभी वॉशरूम तक ही जाने लगी हैं तो वो कहती हैं जी मेरा तो कूल्हे की हड्डी ब्रेक कर गई है, या मेरी कोई और हड्डी जो है ज़रा सा मैंने कोई वज़न उठाया तो हमारी ये हंसली की हड्डी जो है वो ब्रेक कर गई है। तो इसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि असल में वो ये नहीं होता कि उनको कोई चोट लगी है, बल्कि उनकी हड्डियाँ इतनी नाजुक हो गई होती हैं कि वो अचानक खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाती हैं। तो ये बड़ी उम्र की ख़वातीन में और मर्दों में भी ये मर्ज़ जो है वो अक्सर पाया जाता है और इसी की वजह से ही अक्सर आपने देखा है कि कमर जो है ना वो कुबड़ी हो जाती है, नीचे को ऐसे झुक जाती है और अक्सर औरतों में और मर्दों में आपने देखा होगा कि उनकी कमर जो है वो नीचे को झुकी हुई है। तो इसकी वजह क्या होती है? ये असल में उनकी जो गुदा होता है हड्डियों का, ख़ास तौर पर रीढ़ की हड्डी का गुदा जो है वो कम पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है और वो हड्डियों को वो प्रॉपर जो है ना न्यूट्रिशन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर और बुरबरी होकर जो है वो खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाती हैं, गलना शुरू शुरू हो जाती हैं और इसको हम ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं। ऑस्टियोप्रोसिस की अलामात या सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं? उसमें यही है कि चलने फिरने में बाज़ दफ़ा दुश्वारी होना और ज़रा सी जो है ठोकर से हड्डी जो है उसका ब्रेक हो जाना, और ये इसकी ख़ास अलामात में पाया जाता है। इसके अलावा जो कमर का कुबड़ा हो जाना, टेढ़ा हो जाना, ये भी इसकी अलामतों में पाया जाता है और हड्डियाँ बाहर को निकल आना, जो घुटनों की, टखनों की हड्डियाँ जो है वो नुमायाँ हो जाना, नज़र आना और इसी तरीके से चलते हुए लुढ़खड़ाना, ये जो अलामात होती हैं ये ऑस्टियोप्रोसिस की होती हैं। बाज़ दफ़ा हड्डियों का दर्द और बाज़ औक़ात ये है कि आपकी हड्डियों का बुरबरापन जो है वो आपको बाहर से भी नज़र आ रहा होता है। वो इस तरीके से कि ज़ाहिर है ऊपर तो गोश्त पोश्त है सारा, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है वो हड्डियाँ का कमज़ोर होने की वजह से वो चेंज होना शुरू हो जाता है। जो फ़िज़ीक है आपकी उसमें कभी इधर को, कभी इधर को, कभी गर्दन को या कभी टांगों को जो है ना वो टेढ़ापन आना, ये सारी की सारी अलामात जो हैं वो ऑस्टियोप्रोसिस की होती हैं। ऑस्टियोप्रोसिस की कॉजेज़ या वजूहात क्या हो सकती हैं? उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो औरतें ज़्यादा जो है बच्चे जनती हैं, उनमें भी बाज़ दफ़ा ये मुसलसल जो है ना विलादत के प्रोसेस से गुज़रती हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होती है। जो कैल्शियम कम खा लेते हैं लोग, उनको भी ये मसला हो जाता है और अक्सर जो छोटे कद वाले अफ़राद हैं, उनमें ये ऑस्टियोप्रोसिस का मसला ज़्यादा हो जाता है और ऐसे लोग जिनकी खुराक जो है उस पे वो तवज्जो नहीं देते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होता है कि प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं लेते हैं। उनके अंदर ख़ास तौर पर जो लोग साल-हर-साल दूध ही नहीं पीते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। 6 माह से ज़्यादा अगर किसी ने स्टीरॉयड को यूज़ किया है, तो उसकी वजह से भी स्टीरॉयड जो है वो हड्डियों को बुरबरा, हड्डियों को कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोप्रोसिस होना शुरू हो जाता है। अगर तो ज़रूरत है, कोई ऐसा मर्ज़ है खुदा न ख़ास्ता जिसकी बुनियाद पर ये लेना पड़ गया, तो ये एक अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम स्टीरॉयड से अवॉइड करना चाहिए। ये एक किस्म की ममनुआ अद्वियात में शामिल दवाई है और इसके असरात जिस्म पे, बॉडी पे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इससे मैक्सिमम जो है वो बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरीके से आपके थायराइड का अगर कोई मसला है, हाइपरथायराइडिज़म है या हाइपोथायराइडिज़म है, जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है। आर्थराइटिस की वजह से भी ये जो ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है और इसके अलावा ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं, उनमें भी ये होता है
और जो लोगों को भूख किसी भी वजह से कम लगती है, उनमें चूँकि कम जो ग़िज़ाइयत जिस्म के अंदर जा रही होती है, इसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। कोई लंबे अरसे तक बीमार रहने वाले लोगों में भी ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो सकती हैं। इसी तरीके से जो लोग सुस्त रहते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, उनकी जो बॉडी के अंदर जो कैल्शियम अब्ज़ॉर्ब नहीं होता है, और वो लोग जो वाइट कलर वाले हैं, या एशिया के लोग, या सफ़ेद फार्म लोग जो हैं, उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें विटामिन डी जो है वो कम अब्ज़ॉर्ब होता है, जिसकी वजह से ये मसला बनता है। और ऑस्टियोपोरोसिस की और वजूहात में सबसे बड़ी वजह जो देखने में आती है, वो आयरन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी है। आप अपनी डाइट के अंदर अगर कैल्शियम को, फास्फोरस को और विटामिन डी को ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो इसके साथ साथ जो है आपका ऑस्टियोपोरोसिस का अमल जो है वो इतनी तेज़ी से नहीं होगा, बल्कि वो कम हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस के डायग्नोसिस या तशख़ीस के हवाले से अगर हम बात करें, तो इसके वैसे तो हड्डियों के बहुत सारे बीएमडी टेस्ट है या कोई और दूसरे टेस्ट हैं, वो करवाए जा सकते हैं, और एक्सरे के ज़रिए भी पता चल जाता है। हड्डियों का हुजम मालूम करके भी पता किया जा सकता है, ख़ास तौर पर कूल्हे की हड्डी से हड्डियों का हुजम जो है उसको नापा जाता है। तो ये तो वो टेस्ट हैं जिनके ज़रिए से हम पता कर सकते हैं कि क्या ऑस्टियोपोरोसिस का अमल शुरू तो नहीं हो गया। लेकिन इसके अलावा भी डॉक्टर जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछकर, ये हिस्ट्री लेकर ये डायग्नोज कर लेता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस का अमल शुरू तो नहीं हो गया। मसलन औरतों में वक्त से पहले अगर माहवारी बंद हो गई है, या मेनोपॉज का पीरियड शुरू हुआ है उस वजह से, या आपकी उम्र 60 से ऊपर है, तो इसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो सकता है। या आप धूप जो है वो बहुत कम लेते हैं, इसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो सकता है। वो आपकी हिस्ट्री ले सकता है इस तरह की, और मरूसी तौर पर भी ये काम हो सकता है। और अगर आपकी स्मोकिंग की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस का अमल शुरू हो सकता है। तो ये, या आपको थायराइड का जो आर्ज़ा है, तो थायराइड की वजह से, या आपके जो किडनी की कोई प्रॉब्लम्स हैं, या जो आपने बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड खाए हुए हैं उसकी हिस्ट्री है स्टीरॉइड की, और इसके अलावा आपको ऑस्टियोपोरोसिस के जो है वो हड्डियों के जोड़ों के मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज की वजह से भी हो सकता है। तो ये डॉक्टर जो है वो आपकी डिटेल हिस्ट्री लेकर आपको डायग्नोज कर सकता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस का अमल शुरू तो नहीं हो गया, और क्या आपकी हड्डियां बुरबरी तो नहीं होना शुरू हो गई, और क्या आपकी हड्डियों का टूटने का खदशा तो नहीं है, कि बगैर किसी वजह के अचानक आपकी कहीं हड्डी टूटने का खदशा तो नहीं है। तो ये चीज़ डॉक्टर ही तशख़ीस करके आपको बता सकता है। अब अगर हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के हवाले से कि इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है, तो ऑस्टियोपोरोसिस को बहुत अच्छे तरीके से ठीक किया जा सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर हम उसको मेडिसिन देते हैं, तो वो अलामत ठीक हो सकती हैं। अगर तो हड्डियाँ गलना सड़ना शुरू हो गई हैं, तो हमारे पास हकला लावा बहुत अच्छी मेडिसिन है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर ये दी जाए तो बड़ी अच्छे तरीके से कवर कर सकती है। और हड्डियों के गलने सड़ने से अगर वहाँ पे पीप भी बनना शुरू हो गई है, तो सलेशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। सलेशिया वैसे भी ऑस्टियोपोरोसिस की ओवरऑल भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से कलकेरिया कार्ब है, जो मोटे पुलपुले लोगों की हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती हैं, उनके लिए। रूटा है, हड्डी की चोट आने के बाद जो हड्डियां प्रॉब्लम करना शुरू कर देती हैं। और हाइपेरिकम है, अगर आपके कमर में दर्द रहता है, ऑस्टियोपोरोसिस का अमल शुरू हो गया है, तो उसमें ये बड़ा अच्छा काम करती है। ख़वातीन में वक्त से पहले माहवारी बंद हो गई है और ऑस्टियोपोरोसिस का अमल शुरू हो गया है, तो आप अशोका से उसका इलाज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कैल्शियम की, फास्फोरस की कमी है, तो आप डायरेक्ट उसको कैल्शियम फास्फोरिकम मेडिसिन जो है वो देकर इसका इलाज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर देख रहे हैं कि फास्फोरस की कमी है जिसकी वजह से ये हो रहा है, और फास्फोरस की होम्योपैथिक मेडिसिन की दीगर अलामत भी उसमें पाई जाती हैं, उसी तरह से गर्मी है, हिद्दत है, वो पाई जा रही है, तो आप उसको फास्फोरस 30 में मेडिसिन देकर जो है उसके ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज कर सकते हैं। कहने की बात यह है कि होम्योपैथी में नंबर ऑफ़ मेडिसिन हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस का जो बेहतरीन इलाज हैं, लेकिन कौन सी मेडिसिन आपके लिए जो है वो बेहतरीन है अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस में मुब्तला हैं,
तो ये इस चीज़ का फैसला जो है वो कोई अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर ही कर सकता है। आप अपने किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से अगर अपनी मेडिसिन तजवीज़ करके खाएँ तो कोई मसला नहीं है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो ठीक ना हो। अल्लाह के फ़ज़ल से ऑस्टियोपोरोसिस काबिल इलाज है होम्योपैथी के अंदर, और इसकी होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात हैं। अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स अगर आपको मेडिसिन मिल जाए तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस का काम, जो मर्ज़ जो है वो ख़त्म हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस होम रेमेडीज़ या घरेलू टोटके के तौर पर हम कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो खाएं तो हमारी जो ऑस्टियोपोरोसिस का अमल जो है वो कम हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम 2 अंडों की सफ़ेदी रोज़ाना सुबह और 2 अंडों की सफ़ेदी रोज़ाना रात को लें, और कम से कम 1 गिलास जो है स्किम्ड मिल्क जो है वो रोज़ाना पिएँ। तो इसके ज़रिए से हम ऑस्टियोपोरोसिस से बच भी सकते हैं, और अगर ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो गया है, उसका अमल शुरू हो चुका है, तो उसमें बहुत हद तक जो है ना वो बचत हो सकती है, उसकी शिद्दत से हम बच सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन होम्यो रेमेडी है कि आप 2 अंडों की सफ़ेदी सुबह खाएँ, 2 अंडों की सफ़ेदी शाम को खाएँ, 1 गिलास दूध को मामूल बना लें कि मैंने पीना है। तो ये डेली की अपनी रूटीन बना लें। ख़ास तौर पर अगर आप 40 से अबव हैं, तो उसके बाद तो आप अपनी ज़िंदगी का ये मामूल बना लें कि मैंने ये 2 अंडों की सफ़ेदी सुबह, 2 अंडों की शाम और 1 स्किम्ड मिल्क जो बगैर मलाई के दूध है, वो लाज़मी पीना है। अब ये चीज़ें जो हैं ये लेने से आपका कैल्शियम का और फास्फोरस का और दीगर नमकियात जो हड्डियों को ज़रूरी होते हैं, वो जो न्यूट्रिशन में जितनी जानी चाहिए अगर वो नहीं मिल रही हैं तो ये उसको पूरा करती जाएँगी, और अल्लाह के फ़ज़ल से जो है वो आप इससे बच सकेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के अमल से। ऑस्टियोपोरोसिस की प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं, या हम उसकी हिफाजती तदाबीर क्या करें जिसके तरीके से हम बच सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जो 40 साल से कम उम्र के लोग हैं वो चाय पीना छोड़ दें। चाय जो है वो आपकी हड्डियों को भुरभुरा करने में बड़ा किरदार अदा करती है। आप दूध पिए ना उसकी जगह पे। अगर आपको दूध पीने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको चाय का रंग देने के लिए कोई और बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई चॉकलेट मुख्तलिफ़ किस्म की आ गई हैं, उसको उसके अंदर घोला जा सकता है। और कई किस्म के जो है ना मशरूबात चाय के अंदर घोले जा सकते हैं, जिसको आप जो गर्म दूध के में अंदर भी घोल सकते हैं और ठंडे के अंदर भी। इसके अलावा शहद डालकर आप पी सकते हैं। तो आप चाय के बजाय दूध को अपनाएं। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि सुबह की ठंडी धूप जो है वो विटामिन डी का ख़जाना है, ख़जाना। आप सुबह को ये कमर के ऊपर से कपड़ा उठा के कमर को धूप की तरफ जो है, सूरज की तरफ अपनी कमर को करके और 15-20 मिनट के लिए बैठें। ठंडी धूप जो होती है सुबह फजर के बाद की जो धूप है, तो उससे आपको विटामिन डी जो है आपकी हड्डियों को मिलेगा और आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से जो चीज़ें लिवर को ख़राब करती हैं उनसे आप बचें। मसलन स्मोकिंग है, स्मोकिंग आपके ऑस्टियोपोरोसिस का अमल बहुत जल्दी शुरू कर देती है, तो इससे आप बचने की कोशिश करें। इसी तरीके से अगर आपको कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो उसको मैनेज करें। ये ना हो कि अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है या आपको कोई और ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो उसको आप इग्नोर करते रहें और उसका कोई इलाज ना करवाएं, तो इसकी वजह से भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस का अमल शुरू हो सकता है। ख़वातीन में अगर माहवारी की बंदिश वक्त से पहले हो गई है तो उनको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि जो है ये रेगुलर होना चाहिए हर महीने में, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस का अमल जल्द शुरू ना हो जाए। इसी तरीके से अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपको थकन है, बुखार है और आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। बाज़ दफ़ा सिर्फ यूपेटोरियम परफ्यूलेटम जो है ये होम्योपैथी की एक मेडिसिन है, अगर सिर्फ यही आपको डॉक्टर रिकमेंड कर देता है तो अल्लाह के फजल से आप उसके ज़रिए से ठीक हो सकते हैं। तो एहतियाती तदाबीर में आप ये भी ज़हन में रखें कि जब आप 40 से अबव हो गए हैं, या तो आपने अगर सीढ़ियाँ चढ़ना है या ऊंची नीची जगह पर सफ़र करना है तो आप अपने हाथ में एक लाठी ज़रूर पकड़ें, एक डंडे को ज़रूर पकड़ कर रखें जिसके सहारे से आप चलें। ना भी उसकी ज़रूरत हो, लेकिन कभी अगर आप ऊंचे नीचे होते हैं तो वो आपके लिए इफ़ेक्टिव हो सकता है। या फिर ये है कि आप कम से कम
एहतियात से चलें, अच्छे तरीके से देख कर ऊंच नीच को, कि कहीं भी कोई ऐसी जगह तो नहीं है कि जहाँ मेरा कदम आ जाए तो थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हड्डी टूट जाए। आपने देखा होगा कि कोई बड़ी एक्सरसाइज करने से हड्डी नहीं टूटती है। ऑस्टियोपोरोसिस में बाज़ दफ़ा यह है कि ज़रा सा कोई कदम टेढ़ा रखा नहीं गया तो कूल्हे की हड्डी टूट गई या टांग की हड्डी टूट गई। तो ये मसला ऑस्टियोपोरोसिस में होता है, इसलिए आप अपने वालिद से इलाज भी करवाएं, साथ साथ ये काम भी ज़रूर करें कि आपने अपनी ज़िंदगी में एहतियात करनी है इस चीज़ में। इसी तरीके से बाज़ दफ़ा लोगों की ये आदत होती है, ज़रा सा नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार हुआ नहीं है तो किसी छोटे मोटे डॉक्टर के पास चले गए, माजर के साथ वो डॉक्टर तो होते नहीं है, क्वैक के पास चले गए और उसने फौरी तौर पर आपको स्टीरॉइड दे दिया। अब आपने उस स्टीरॉइड का नाम या उस गोली की शनाख्त जो है ना वो अपने ज़हन में महफूज कर ली। अब आपको पता चल गया है कि जो ही मुझे नज़ला हो, ज़ुकाम हो, ख़ारिश हो, गला ख़राब हो, क्योंकि स्टीरॉइड तो बहुत सारी चीज़ों में जो है ना वो वक्ती तौर पर फाका कर देता है। कोई एलर्जी है उसमें भी ये स्टीरॉइड जो है वो फाका कर देते हैं वक्ती तौर पर। तो आपने वो गोली का नाम याद रखा हुआ है, ज़रा सी आपको मामूली सा भी कोई मसला नहीं हुआ है तो आपने फौरी तौर पर स्टीरॉइड ले लिए और वो खा लिए। अब ये हैबिट जो है स्टीरॉइड का मुसलसल 6 माह का इस्तेमाल जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस शुरू कर देता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए ये है कि आपको, अगर आप कोई डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता, वो भी इस हवाले से नहीं रिकमेंड करता कि खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा है, तो वो ये आपको ऑस्टियोपोरोसिस को नज़रअंदाज करते हुए अगर आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए उसको स्टीरॉइड देना पड़ रहे हैं तो वो मजबूरन अगर दे रहा है तो वो तो आप खाएं। लेकिन अगर आपको मामूली बातों पे, कभी नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, बुखार है, ख़ारिश है, एलर्जी है, तो उसके लिए आप स्टीरॉइड खाना शुरू कर देते हैं और ख़ुद सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक है। और ये ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे बड़ा आम किरदार जो अदा कर रहे हैं वो हमारे मुआशरे में ये स्टीरॉइड हैं। स्टीरॉइड को आप कभी भी खुद इस्तेमाल ना करें। आपका अगर कोई मुआलिज वो रिकमेंड कर रहा है तो फ़ाबिहा, लेकिन अगर डॉक्टर रिकमेंड नहीं कर रहा है तो आप कतई स्टीरॉइड ना लें। ये बड़ी ख़तरनाक मेडिसिन है आम लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।